During the late 18th century in this topic we're gonna study कि कैसे लुई 16 जो थे वो 1774 में किंग बने, उनको कैसे टैक्स इंक्रीज़, क्यों, मतलब रीजंस क्या थे टैक्सेस इंक्रीज़ करने के। और ये जल्दी हम पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो है 15 मिनट का। आपको रिवीजन के लिए अगर आपको चाहिए हो एट द एग्ज़ाम टाइम्स एट द पॉइंट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं। बर्बन फैमिली की जो थे लुई 16 वो रूलर बने 1774 में, और उनकी मैरिज हुई, शादी हुई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मैरी एंटोनेटी से। और वो जब किंग बने थे उन्हें एम्प्टी ट्रेजरी मिली थी, मतलब कुछ भी नहीं मिला था, ना सोना ना पैसा, कुछ भी नहीं, क्योंकि उससे पहले एक वॉर हुआ था किसके, अमेरिका को बचाने के लिए ब्रिटेन से। ठीक है, तो जो फ्रांस है उसने अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था। तो उस वॉर में अमेरिकन कॉलोनीज़ को जब हेल्प किया था तो बिलियन लिवर्स उनके यूज़ हुए थे फ्रेंच सोसाइटी के, और फिर उस पर ब्याज लग गया 10 इंटरेस्ट, तो 2 बिलियन लिवर्स हो गए। लिवर्स क्या है? फ्रांस की एक करेंसी है, जो कि मैंने आपको सीरीज़ में बता दिया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। और क्या हुआ था कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसे टैक्स इंक्रीज़ करने पड़े थे, क्योंकि उनको इतना अच्छा अपना पैलेस मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करना, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनको लग रहा था, तो इन चीज़ों की वजह से उन्हें टैक्स इंक्रीज़ करें। फिर हम पढ़ेंगे कि ये सोसाइटी ऑफ ईस्ट मतलब क्या स्ट्रक्चर था, 18th सेंचुरी जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसका क्या स्ट्रक्चर था। तो देखिए, फर्स्ट ईस्टेट 3 ईस्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट ईस्टेट में क्लर्जी थे, मतलब चर्च ऑफिशियल्स थे। सेकेंड ईस्टेट मतलब नोबैलिटी, अच्छे घर के लोग थे, रॉयल्स। थर्ड ईस्टेट मतलब जो कॉमन लोग थे। अब इधर का सिस्टम क्या था, थर्ड ईस्टेट ही इन दोनों को जो है टैक्स पे करता था। ठीक है, तो इन दोनों को टैक्स पे कौन करता था? थर्ड ईस्टेट करता था, जिसे क्या बोलते थे? टेथ बोलते थे। और थर्ड ईस्टेट डायरेक्ट जो स्टेट को करता था उससे क्या बोलते थे? टेल बोलते थे। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी एक बार कर चुकी है। उसके बाद देखिए टिप्स, और ये हमने सवाई में हम ये अगर टू सवाई में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे पॉपुलेशन फ्रांस की जब इंक्रीज़ हुई थी तो खाने पीने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था, ये बेसिक नीड है, फिर भी लोगों को ये चीज़ें नहीं मिली थी। और ये सारी चीज़ें हैं इसमें कि कैसे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो क्या होगा कि जो उसकी है प्राइस वो बढ़ जाएगी, तो जब बढ़ गई तो जो डेली वेजेस के जो लेबर्स वगैरह थे दे कुड नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, तो ये सारी बातें भी हमने डिस्कस कर ली। बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगेन उसके बाद आता है ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस। इसका मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, बहुत इजी टॉपिक है ये। इसमें हम फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मिडिल क्लास फैमिली जो ई स्टेट थी उन्होंने, कॉमन पीपल जो थे वो कैसे अब एजुकेट होने लगे और कैसे उनको अपने जो राइट्स होते हैं उनको पता चलने लगा। तो फर्स्ट फिलोसफर हम पढ़ेंगे जॉन लॉक। तो इन्होंने बोला था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है ना, ये एब्सोल्यूट राइट जो है मुन्ना का, ये बहुत गलत है। और उन्होंने अपनी बुक जो थी ट्रू ट्रस्टीज ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज़ लिखी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मतलब जो बड़े लोग हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट दे आर एंजॉइंग द राइट्स एंड द थर्ड स्टेट हैज़ टू पे। जबकि वो लोग रिच नहीं हैं देन ऑल्सो दे हैड टू पे, राइट। दिस इज़ अ रॉन्ग सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद जो रॉसी है उन्होंने क्या आइडिया प्रपोज किया कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे इलेक्ट होनी चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, हाउ बाय वोटिंग, राइट। उसके बाद स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, एक प्रपोज किया एक आइडिया कि गवर्नमेंट है उसके वो 3 जो डिवीजन ऑफ पावर होगा ना उसमें तो वो 3 के पास होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो हमारे यहाँ पे है। तो ऐसी चीज़ें यूएसए, ब्रिटेन और इन लोगों के पास भी थी, यही सारे जो आइडियाज़ थे। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे नेशनल असेंबली बनी। फ्रांस है मोनार्की जो सिस्टम है यहाँ का वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो है बदला था। देखिए लुई 16 ने एक जनरल मीटिंग, स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के 300 लोग आए थे और थर्ड स्टेट के 600 आए थे। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वालों को तो उन्होंने चेयर्स दे दिया, आराम से उनको बैठा दिया, थर्ड स्टेट वाले साइड में खड़े रहे। अब जब पहले स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी तो उसमें क्या किया था इन लोगों ने कि 1 स्टेट 1 वोट कर दिया था। 1 स्टेट 1 वोट में क्या किया कि अब देखो 3 स्टेट है तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो हमेशा फेवर में रहेंगे, क्योंकि उनको तो प्रिविलेजेस ही मिलेंगे ना हर जगह से। जैसे टैक्स इंक्रीज करने की बात आई तो पर स्टेट पर वोट, तो वो तो 2 स्टेट हो गए और ये एक ही स्टेट रहा, तो फिर कोई भी डिमांड जो होगी वो किस पे होगी, मेजॉरिटी के बेसिस पे होगी। तो ये गलत चीज़ है ना। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो थर्ड स्टेट थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज़ ना करके आप 1 पर्सन 1 वोट करो, तो ये चीज़
एकदम सही रहेगी। तो फिर उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, किंग ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्या हुआ कि इन लोगों को थर्ड स्टेट वालों को गुस्सा आया, वो लोग टेनिस कोर्ट में जाके गैदर हुए। जब तक हम बोला कि अब जब तक हम नहीं हटेंगे जब तक इधर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं, फिर जब देखिए, तो जब तक वो नहीं ड्राफ्ट नहीं हो जाता वो है जो है किंग, उन्होंने लीडर्स और इनके लीडर्स जो थे रिवॉल्यूशन करते टाइम, वो था मिराबी और एपीसीज, ठीक है। तो अब उन्होंने किंग ने बोला कि ठीक है अब तुम लोग रूल करोगे, पर उधर थोड़ी सी पावर्स उनकी भी थी, किसकी, जो है किंग की। तो ये सारा हमने कर लिया है डिस्कस, राइट। आफ्टर बहुत सारा करके और उनको फिर बोल दिया गया था, अबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ये जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे थर्ड स्टेट को, टिथ और टेल, जो कि मैंने आपको बताया था। मेन चीज़ें इस टॉपिक की यही थी। और इस वाले पैरा में हम पढ़ते हैं कि कैसे जो लोग थे उन्होंने गुस्से में आके जो पैलेस वगैरह हैं वो सारा तोड़ दिए थे किंग के। और ऊपर वाले पैरा में ये है कि काफ़ी भयंकर विंटर की वजह से क्या हुआ था कि खाने पीने की लोगों के पास कमी आ गई थी। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या हुआ, ये चीज़ें फॉलो होने लगी जो मैंने आपको बताया था। एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स में लोगों को बांट दिए गए। एक्टिव सिटीजन्स वो जिनको वोटिंग राइट था, पैसिव सिटीजन्स वो जिनको वोटिंग राइट नहीं था। ये लोग कौन थे एक्टिव सिटीजन्स, जो 3 दिन की जो लेबर की सैलरी होती है ना उतना ही टैक्स पे कर सकते थे। और वुमेन तो इसमें उनका तो राइट ही नहीं था वोट का, ठीक है। तो वो लोग इलेक्टर्स को वोट करते थे और फिर नेशनल असेंबली को। तो सारी पावर किसके हाथ में आ गई थी अब, एक्टिव सिटीजन्स के हमारे। अब ये तो हम लोग कंट्रोल कर रहे थे किंग पे और इस पे, और अब पब्लिक ही किसको, जुडिशियल को कर रही थी। तो तीनों ब्रांचेस जो हैं हमने कर ली ना कवर, तो हम ही इलेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम जो है इधर आ गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जब किंग को मतलब पावर उनके पास आ गई थी नेशनल असेंबली के पास, तो ये राइट्स दे दिए गए। राइट्स ऑफ मैन, राइट ऑफ सिटीजन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो थे पहले नहीं थे वो सारे दे दिए गए। अब देखिए आगे आइए, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की में क्या है कि जब देखिए कि अब किंग की पावर तो इतनी रही नहीं थी, पब्लिक इलेक्ट कर रही थी, ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते थे। तो जो किंग है उन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स बुला ली प्रूशिया के किंग के साथ और ऑस्ट्रिया किंग के साथ में। तो ये जब पता चला तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, इन दोनों किंग्स के अगेंस्ट ही फाइट मतलब वॉर कर दिया। और ये किंग क्यों सीक्रेट मीटिंग्स बैठा रहे थे, अपना मतलब फ्रांस का किंग और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया का किंग, क्योंकि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया का किंग को डर लग रहा था कि अब फ्रांस को जैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनको राइट मिल गए, वैसे कि हमारे लोग हमारी पावर को कम ना करवा दें, है ना। तो ये वाला जो डर था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो अब हम हाँ, अब फिर क्लब्स वगैरह बनने लगे, उसमें से सबसे मेन क्लब था जैकोबिन क्लब। अब ये लोग एकदम इतने फॉस्फरस नहीं थी, ये लोग थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने जो जैकोबिन क्लब है उन सब में वो स्ट्रिप्स क्लोथ्स पहनते थे, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो मैन होते थे वो रेड टोपी पहनते थे और वुमेंस को अलाउड नहीं था। और इनको सैंसकुलेटर्स की भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नी ब्रीचेस नहीं पहन सकते। नी ब्रीचेस आपको पता होगा क्या होते हैं, जो रिच पीपल उस टाइम पे पहनते थे, है ना। ओके, तो क्या हुआ फिर 1792 में जो है अबॉलिश कर दिया गया मोनार्की को। तो तब और जो था वोटिंग राइट 21 के अब वालों को दे दिया गया, अभी भी वुमेंस को नहीं था, पर ठीक है वो एज थोड़ी कम कर दी थी। और रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, अब पहले जब सिर्फ रिच पीपल थे वोट मतलब उनको राइट था, अब सबको है। और उसके बाद जब न्यू इलेक्टेड असेंबली बनी थी ना, जब उन लोगों को वोटिंग राइट जो 21 कर दिया था, उस टाइम पे एक न्यू इलेक्टेड असेंबली बनी थी, उसे कन्वेंशन। अब क्या किया था कि जो लुई 16 थे उन्हें तो पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया था। ब्रेन ऑफ टेरन में क्या था, जो जैकोबिन क्लब के जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे मतलब हेड थे, तो अब उन्हें रूलर बना दिया गया। तो अब वो क्या करते थे, बहुत गंदी पॉलिसीज़ और यूज़ करते थे, पनिशमेंट्स यूज़ करते थे। अब जो लोग उनके हित में नहीं होते थे उनकी पॉलिसीज़ में, तो जो भी मतलब नॉबल क्लर्जी उनके मेंबर के लोग, अदर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, तो उन्हें अरेस्ट कर लेते थे। और गुलेटिन डिवाइस था जिससे सर काट देते थे। तो गुलेटिन डिवाइस इसलिए था डॉक्टर गुलेटिन ने इसे इन्वेंट किया था। रॉबेस्पियर ने क्या किया कि जो है सबको
एक तो ये होल व्हीट वाली लोफ ब्रेड खानी पड़ेगी, और सारे जो पहले सर और मैडम कहलाते थे अब सबको सिटीजन्स बोलेंगे। अब ऐसी ऐसी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, इस वजह से क्या हुआ, और उन्होंने जो इसमें है मीट और ब्रेड जो थी रेशन कर दी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उसमें आ जाएगा, आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो, मैडम सर वाला और ये और एक होल व्हीट वाला, ये 3 पॉइंट्स इसमें से पैरा में से इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद उनको भी सर काट दिया गया, उन्होंने इतनी गंदी पॉलिसीज़ क्यों यूज़ की, इस वजह से क्या किया। अब जो रॉबेस्पियर था तो उन्होंने सोचा एक के हाथ में तो ये पावर देनी नहीं है, तो उन्होंने 5 मेंबर्स किए और बोला कि इन पांचों के हाथ में जो है पावर है। अब वो उन पांचों के बीच में क्लैशेस होते थे, लड़ लेते थे वो लोग भी। तो इससे अब डायरेक्टली रूल नेपोलियन बोनापार्टे के हाथ में आ गया था, ठीक है। रिवॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि जो वुमेन्स थी थर्ड स्टेट की, उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था जो रिवॉल्यूशन था। और उन्हें जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के मतलब फॉस्फरस लोगों के घर पर बहुत काम करना पड़ता था। और जो एजुकेशन थी वो पहले सिर्फ नोबल फैमिलीज़ की डॉटर्स को ही अलाउड थी, जो भी शादी कर देते थे तो वो भी वेस्ट ही माना जाता था। वुमेन्स ने अपना पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू की क्योंकि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो 2 मेन जो फेमस क्लब्स थे उनका क्या नाम है, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। अब जो वुमेन्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल राइट मांगा, उन्होंने डिमांड की, दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, मतलब वो भी अच्छी अच्छी जॉब करें, उन्हें भी जो पॉलिटिकल राइट है वो सारे मिले। और अब क्या हुआ कि जो नेपोलियन गवर्नमेंट रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने उन्हें क्या क्या राइट्स दिए कि कोई भी फादर अपनी बेटी की मैरिज जो है वो उसके विल के अगेंस्ट नहीं कर सकता, और शादी और डिवोर्स कोई भी मैन या वुमेन कोई भी ले सकता है। शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एंटर किया जाएगा सिविल लॉ में, तभी मैरिज हो पाएगी। और स्कूलिंग सबके लिए कंपलसरी कर दी थी। तो वुमेन जो थी उनका जो स्ट्रगल था, तो इतना सब करके उन्हें लास्ट में 1946 में जो है वोटिंग राइट मिला था। स्लेवरी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो अबॉलिशन था स्लेवरी का वो बहुत मुश्किल से हुआ था। देखिए पहले स्लेव्स के साथ कितना इलट्रीट होता था। जो यूरोप के जो ट्रेड्स हैं ना वो डायरेक्ट अमेरिका में जो है काम करने जाने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ में वगैरह नहीं जाना चाहते थे। तो पहले अफ्रीका जो थी वो उन्हें खरीदती थी यूरोपियन स्लेव्स को और फिर अमेरिका को बेचती थी। उसके बाद जो है फिर काफ़ी सिटीज़ में स्लेव ट्रेड चला था। और इसमें इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेशनल असेंबली ने 18th सेंचुरी में काफ़ी डिबेट्स वगैरह किए थे कि अबॉलिश करी जाए या फिर नहीं करी जाए। पर बिग बिजनेसमैन के डर से, मतलब फियर, मतलब उनके अपोजिशन से उन्हें बहुत फियर था, डर था कि अगर हम बंद कर देंगे, अबॉलिशन कर देंगे स्लेवरी का, तो फिर बड़े बिजनेसमैन की तो बहुत स्लेव्स काम आते हैं, तो फिर वो लोग अपोजिशन करेंगे। फिर कन्वेंशन गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया था 1794 में। उसके बाद जो नेपोलियन गवर्नमेंट थी उसने वापस इंट्रोड्यूस किया था, और लास्ट में 1848 में जाके जो स्लेवरी थी वो अबॉलिश हुई थी। ये मेन चीज़ें हैं इस टॉपिक की। और द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ में ये था कि कैसे काफ़ी सालों बाद लोगों को आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी मिली थी। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ये जो लॉज बनाए थे कि सबको अब फ्रीडम है हर चीज़ की, एक्सप्रेशन की, व्यूज़ की, स्पीच की, हर चीज़ की। और 1789 में इन लोगों ने अबॉलिश कर दी थी सेंसरशिप को। सेंसरशिप वो होती है जिसमें किसी भी इंसान को बोलने का, अपने ओपिनियन देने का जो है अधिकार नहीं होता। तो ये चीज़ अबॉलिश कर दी गई थी। पहले लोग न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स ये लोग तभी लिख पाते थे जब अप्रूव कर दिए जाती थी वो चीज़ें किंग के द्वारा। बट अब जो है ये फ्रांस जो है फ्लडेड हो गया था, मतलब भर गया था, ऐसी चीज़ें सब न्यूज़पेपर, पैम्पलेट सब लिखने लग गए थे जब से डिक्लेरेशन हुआ था राइट ऑफ मैन, सिटीजन्स, ये सब। और इन सब ने क्या डिस्क्राइब किया उसमें इवेंट्स जो फ्रांस में, मतलब जिनसे चेंजेस है फ्रांस में, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई। फिर सारे फेस्टिवल्स वगैरह इनकी बातें की गई है, इतना ज़रूरी नहीं है। फिर पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो थे उन्होंने भी बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे थे जो कि सिर्फ एजुकेटेड जो थे वो पढ़